हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझसे कल ही किसी ने विमान स्थान की कंसाइज रिवीजन के नोट्स मांगे थे और उसकी डिटेल्ड वीडियो। तो अभी हम एक शॉर्ट में मैंने पहले वाले वीडियोस में निदान स्थान, शारीरिक स्थान, इंद्रिय स्थान, अब लास्ट वन इज विमान से कवर करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग अगर विमान स्थान से स्टार्ट करें तो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है रस विमान अध्याय। तो इसमें आपको सबसे पहले एक ही क्वेश्चन आ जाता है कि षड्विध रस का वर्णन करने को बोलते हैं। तो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये आपको याद होगा। तो ये बहुत ज्यादा वेरी शॉर्ट में अगर पूछ लिया, वो भी अगर इतना अच्छा लक फेवरेबल हुआ, वैसे पूछते नहीं है। त्रिदोष पूछ सकते हैं, तो आपको पता ही है, वात, पित्त, कफ। उसके बाद रसों का दोषों पर प्रभाव, ये पूछा जा सकता है। ये आपसे ऐसे पूछ लेंगे कि वात दोष पर प्रभाव क्या है, पित्त दोष पर और कफ दोष पर। तो हमें पता है कि जो मधुर, अम्ल, लवण होते हैं वो तीनों क्या करते हैं, कफ की वृद्धि करते हैं। और कटु, तिक्त, कषाय क्या करते हैं, कफ का शमन करते हैं। जस्ट इसका अपोजिट चलता है वात में, ये तो आपको याद ही होगा। कफ का जस्ट अपोजिट वात में। और पित्त में याद रखना होता है आपको, मटक याद रख सकते हो, जो मुझे याद है, मधुर, तिक्त एंड कषाय। मधुर, तिक्त एंड कषाय ये शमन करते हैं, मटक कम करता है। तो मैंने ऐसे याद करा हुआ था, मटका गिर गया तो दैट मीन्स पित्त कम हो गया, ठीक है। तो आप भी इस ट्रिक से याद कर सकते हो, तो ये भूलोगे नहीं कभी फिर। मटका गिरा, तो बस गिरने के लिए डाउनवर्ड, और मटक में मधुर, तिक्त एंड कषाय। फिर आते हैं अधिक सेवन के लिए अयोग्य त्रिविध द्रव्य। ये इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से एक शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है। ये मेरे एग्जाम में भी आया था, मैंने अपने सीनियर्स के में भी देखा है। तो ये मोस्ट यूजुअली आस्क्ड क्वेश्चन में से रहता है कि ऐसे कौन से अयोग्य त्रिविध द्रव्य बताए। तो पिपली, क्षार, लवण, ये तीन ऐसे द्रव्य होते हैं जिनका अधिक सेवन वर्जित है, जिनको हमें एक्सेसिव कंजम्पशन नहीं करना। सब्सटेंसेस विच आर नॉट फिट फॉर द एक्सेसिव कंजम्पशन। तो सबसे पहले आता है पिपली। पिपली की अगर बात करें तो पिपली को हम लोग पाइपर लॉन्गम बोलते हैं। तो इसको क्यों नहीं करना है, ये आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है। तो आपको इसके बारे में बताना होता है। जो इसका विपाक है दैट इज मधुर, इसका रस जो है वो कटु है। गुण की बात बताया, ना अति स्निग्ध होती है, ना अति उष्ण होती है, और क्लेद कारक होती है। इसके ज्यादा उससे क्या होता है, कफ का उत्क्लेशक होता है, पित्त की वृद्धि हो जाती है। अल्प स्नेह एवं अल्प उष्ण होने से ये वात का शमन नहीं करने वाली होती है। और अलग अलग योगवाहिनी, मतलब अलग अलग चीजों के साथ हमें इसे हम लोग अगर अलग अलग फॉर्मुलेशंस बनाए तो वो भी बन जाते हैं। गुरु होती है, प्रक्लेदी हुआ है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्षार की अगर बात करें, वो उष्ण, तीक्ष्ण और लघु गुण के कारण क्लेदन करने के पश्चात विशोषण भी करता है। पाचन, दहन एवं भेदन के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर इससे उत्पन्न दोष की बात करें तो ये केशों को जैसे हेयर लॉस हो गया या केशग्न होता है। नेत्र की डिफॉर्मिटीज जितनी है, विजन लॉस वगैरह, नेत्रग्न होता है। हृदय के लिए अहितकर होता है। तो कार्डियक से जितने भी रिलेटेड सिम्टम्स है वो डेवलप हो जाएंगे। और पुंस्त्वता का उपघोतकर होता है, मतलब क्या करेगा ये, जो हमारी फर्टिलिटी होती है उसे खत्म करता है बॉडी में जाके। तो ये पुंस्त्व जिसका वो करता है, अपोज करता है। उसके बाद लवण की अगर बात करें तो लवण का अगर ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, बॉडी में दुर्बल्यता आएगी, शैथिल्य, लेग्जिटिविटी, बॉडी जो होगी दौर्बल्य होगी, वीक हो जाएगी। और इलास्टिसिटी, जैसे शैथिल्य मतलब होता है लूजनिंग ऑफ द स्किन, वैसे करके शिथिलता आती है। और गलानी होगी, पूरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन होगा। सातवें की बात करें तो जो बॉडी के लिए साथ में हितकर हो गए, जिसकी हमें अडेप्टेबिलिटी हो गई है, तो उसे हम साथ में कहते हैं। साथ में उसको कहते हैं जो अपने शरीर के लिए क्या हो, सुखकारक हो। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है। फिर आते हैं सातवें के भेद। तो दो तीन तरीके के, प्रवर, मध्यम और अवर। फिर आते हैं सप्तविध भेद, जिसमें एक रस साथ में हो सकते हैं, सर्वरस साथ में हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, एक तो आहार विधि विधान पे और आहार विधि विशेष आयतन पे। ये आपने संस्कृत में भी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा होगा, तो आपको याद होना चाहिए। प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्थान, उपयोक्ता। मतलब जो खा रहा है दैट इज यूजर, दैट इज उपभोक्ता या उपयोक्ता। जिसमें सबसे पहले हमें आहार विधि विशेष आयतन का मतलब कि किस तरीके से हमें खाना खाना चाहिए, या क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। तो नेचर ऑफ सब्सटेंस हम देखते हैं, उसको कैसे प्रोसेस किया गया, उसके किस किस चीजों के साथ कॉम्बिनेशन है, कितनी क्वांटिटी में, किस देश से उत्पन्न है, किस टाइम पे, और क्या रूल्स है जिसको हमें इनटेक करने के लिए साथ में कौन ले रहा है, ठीक है। तो प्रकृति ऑफ सब्सटेंस का मतलब है उस आहार का स्वभाव क्या है, उस औषध द्रव्य का स्वभाव क्या है, गुरु है, लघु है। प्रोसेसिंग करंट होता है, दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ द सब्सटेंस। जो स्वाभाविक गुण वाले हैं उनके अंदर अभिसंस्कार करने को हम करंट कहते हैं। संयोग, जिसके साथ दो या दो के अधिक द्रव्यों से मिलाकर खाने को संयोग कहते हैं। राशि पे आपको एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट बनता है क्वांटिटी पे, कि राशि के भेद क्या है, सर्वग्रह और परिग्रह। फिर देश आता है, जिस स्थान से, जिस देश स्थान को कहते हैं जहाँ पे जिस देश के साथ में है। फिर उसके काल, नित्य और अवस्थिक, ये भी दो भेद होते हैं काल के। जो अवस्थिक काल भेद होते हैं
उसका मतलब होता है जैसे कि पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम पे ले रहे हैं। नित्य काल होता है, अवस्थिक भेद होता है, जैसे कि हम जो होता है जैसे कि ऋतु के अनुसार हो सकता है, हमारा जो क्लाइमेट्स हो गए, अलग अलग जो वेरिएशंस आती है। और अवस्थिक हमारी बॉडी टाइप, जैसे अवस्था की वह अवस्था है, युवा अवस्था है, जो स्टेजेस होते हैं, दैट इज अवस्थिक। और नित्य का डेफिनेट टाइम होता है। फिर उपयोग संस्था होती है, रूल्स ऑफ गवर्निंग और इनटेक ऑफ फूड, जैसे कि भोजन ग्रहण करने के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसे हम उपयोग संस्था कहते हैं। उपभोक्ता होते हैं जो यूजर है, जो उसको खा रहा है, जो उस आहार का उपयोग कर रहा है, उसे उपयोक्ता कहते हैं। आहार विधि विधान में यही जो रूल्स की बात कर रहे हैं वही सारे रूल्स आते हैं। तो इसमें आपको याद रहना चाहिए, सबसे पहला रूल होता है कि उष्ण खाना होना चाहिए, दैट इज गर्म होना चाहिए। तो क्या होगा, उसकी वजह से हमारी जठर अग्नि वर्धन होगी, दीपन होगा, शीघ्र पाचक होगा, वायु का अनुलोमन करेगा, साथ साथ में वो स्वादिष्ट होगा। खाना स्निग्ध होना चाहिए, तभी हम घी लगा के रोटी खाते हैं ना, तो स्वादिष्ट होता है, मंद अग्नि का वर्धक होता है, शीघ्र पचने वाला होगा, वात का अनुलोमन करेगा, शरीर के लिए दृढ़ता, पुष्टिकर, इंद्रियों के लिए दृढ़ता, बलवर्धक और वर्ण प्रसादक होगा। मात्रावध शन्यात का मतलब है वात पित्त कफ को प्रकोपित ना करने वाला, आयु का वर्धन, आहार का सम्यक पाचन, मल का सुखपूर्वक निष्कासन, साथ साथ में वो बिना कष्ट से पच जाएगा। जीर्णाशन्यात का मतलब है धातु का वर्धन और आयु का वर्धन। वीर्य अविरुद्ध खाना होना चाहिए, विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इष्ट देश इष्ट सर्वोपकरण का मतलब है उस देश में जितने भी उपकरण अवेलेबल है वो सारे उस अच्छे से हमारा उधर मन लग रहा हो, उस देश में जहाँ हम खा रहे हैं वो जगह स्थान की बात करी जा रही है, तो वो खाना हमारे लिए सुकर होता है। फिर आते हैं न अति द्रुतम शन्यात, मतलब अति द्रुत भोजन आस्वाद उत्पन्न करता है, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, ना धीरे धीरे, ना अति विलंबित। फिर नेक्स्ट आते हैं अजल्पन अहसन तन्मनः भुंजित, मतलब क्या होता है कि अजल्पन अहसन, बिना हंसे बिना बोले आराम से मन लगा के खाना खाना। फिर आत्मान समीक्षा का मतलब होता है, आत्मा ना मतलब अपने बारे में सोचकर, अपने आत्मा में ध्यान लगाकर, अपनी आत्मा के लिए जो हितकर है, जो हमारी बॉडी के लिए हितकर है, साथ में कर है, ऐसा सुखकर भोजन को खाना। तो बस इस चैप्टर से जो मैंने मार्क करा है यही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आपको इतना अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर त्रिविध कुक्षी विमान से जो आता है, एक तो 3 पार्ट्स कुक्षी के क्या क्या करे गए, एक मूर्त आहार के लिए, एक वातादि दोषों के लिए और एक द्रव पदार्थ के लिए, ये 3 पार्ट्स करे जाते हैं। फिर मात्रा युक्त आहार अगर है, फीचर्स जो हमने एप्ट क्वांटिटी के अंदर अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में कंज्यूम करा है, तो उस एप्ट क्वांटिटी के अंदर जो खाना लिया गया है उसके क्या मात्रा युक्त आहार के लक्षण होते हैं। तो कुक्षी का आपीड़न, हृदय की क्रिया में अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, पार्श्व में पीड़ा नहीं होगी, उधर में जो अधिक गुरु फील नहीं होगा, हैवीनेस नहीं आएगी, इंद्रिय जो है उनका प्रीणन, शुद्ध और पिपासा जो भूख है, प्यास है, वो शांत हो जाएगी, स्थान आदि गतिविधियों में भी सुख का अनुभव होगा, भोजन का यथा समय पचना होगा और बल एवं वर्ण का उपचय होगा। अगर अमात्रा युक्त आहार का सेवन किया गया है, इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में खाना खाया गया है, तो 2 तरीके की मात्रा है, तो बहुत कम खाया है, बहुत ज्यादा खा लिया। तो ऐसे आपको हीन मात्रा के कुछ कुछ याद करने हैं और ऐसी अति मात्रा के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण बस याद करने हैं कि जैसे अति मात्रा में खाएंगे तो क्या क्या हो सकता है, पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, साथ में वो सही से पचेगा नहीं, प्रकोप हो जाएगा, ये सारे आपको मूर्छा आएगी, शूल हो सकता है, अनाहा हो सकता है, अंगमर्द हो सकता है, मुक्षोष हो सकता है, भ्रम अग्निवैश में है, ये सारे आपको लर्न करना है। तो यहाँ पे दे रखे जैसे हीन मात्रा की बात करें तो बलवर्ण के उपचय का क्षय, अतृप्ति, उदावर्त, अनायुष्य, अवृष्य, अनोजस्य, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय का उपघातकार होना, अष्टविध जो सार नाशक हो जाएंगे, अलक्ष्मीकर यहाँ पर, और साथ में 80 वाद विकारों का आयतन। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम अति मात्रा में करेंगे तो तीनों दोष के बारे में दे रखा है, जैसे वात दोष प्रकोप होगा तो उसके कारण से शूल, अनहा, अंगमर्द, मुक्षोष, मूर्छा, भ्रम, अग्नि, वैषम्य, पार्श्वग्रह, कटिग्रह और सिराकुंचन स्तंभन होगा। और अगर पित्त दोष की बात करें, पित्त दोष प्रकोप के कारण क्या होगा, ज्वर, अतिसार, अंतर्दाह, तृष्णा, मद, भ्रम और प्रलाप। कफ दोष प्रकोप के कारण सर्दी, अरुचि, अविपाक, शीत ज्वर, आलस्य, गात्र, गौरव। अब आता है आम उत्पत्ति में क्या क्या हेतु है, ज्यादा चिंता करना, शोक, भय, क्रोध, दुख, क्षय और प्रजागरण करना, ये आम उत्पत्ति के हेतु है। फिर यह पूछा जाता है आम दोष में कि क्या टाइप्स है, विसूचिका और अलसक, तो इनकी डेफिनेशन जरूर आती है और वेरी शॉर्ट में आती है। तो विसूचिका का मतलब है दोषों का ना ऊपर ना अधो, मतलब ऊर्ध्व और अधो भाग से बाहर निकलना कहलाता है विसूचिका कहलाता है। और अलसक की अगर बात करें तो जब जठर अग्नि कम हो जाती है, दुर्बल हो जाती है और अधिक कफ वाला व्यक्ति है, अधिक कफ उसमें बढ़ चुका है और वात, मूत्र तथा मल के वेगों को बहुत ज्यादा धारण कर रहा है, स्थिर गुरु, अधिक रूख, शीत, शुष्क अन्न का सेवन करने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर वायु का प्रकोप हो जाता है। और अन्नपान जो होता है
कफ से अवरुद्ध होकर क्या करेगा, मल आयतनों से ही चिपका रहेगा और आलसी होकर वो एक तरीके से पड़ा रहेगा वहीं पर और बाहर निकलने की प्रवृत्ति उसकी नहीं होगी। इस व्याधि में क्या होगा, छर्दी एवं अतिसार को छोड़कर आमदोष के अन्य सभी लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। एक आलसी भूत की तरह वो वहीं पे खाना पड़ा हुआ है। और दंड अल्सर में क्या होता है, शरीर में अब आम जो है वो आम विष बन चुका है और शरीर में तीव्र गति को प्राप्त हो चुका है, टेढ़ा मेढ़ा जिसे बोल सकते हैं, और शरीर के अंदर डंडे के समान स्तंभित कर देता है, उसको हम दंड अल्सर कहते हैं। आम विष के लक्षण पूछे जाते हैं, विष की तरह विष सदृश लक्षण मिलेंगे, परम असाध्य होती है, आशुकारी और विरुद्ध उपक्रम करने वाली होती है। अल्सर चिकित्सा सूत्र पूछा जाते हैं तो इसके अंदर हमें क्या करना है, लवण उष्ण जल द्वारा वमन कराना है, फिर स्वेदन, फिर वर्ती का प्रयोग और उपवास कराना है। कहते हैं ना, अगर इंडाइजेशन हो रहा है तो हम खाना नहीं खाते, लंघन करते, उपवास फास्टिंग उसी से थोड़ा बेटर हो जाता है, तो वो ही लिखा है। ऐसी विसूचिका में लंघन और विरक्त के समान अनुपूर्वी क्रम से पथ्य का सेवन करना है। फिर आपसे ये पूछा जाता है आमदोष का चिकित्सा सूत्र, तो इसमें अपतर्पण और व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी होती है। आमाशय क्या होता है, नाभि और स्तन के मध्य में जो स्थित है, दैट इज आमाशय। यहाँ 4 तरीके का भोजन क्या है, अशित, खदित, पीत और लीढ़ भोजन का पाचन होता है। फिर जनपद ध्वंस, विमान स्थान से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जनपद ध्वंस का मतलब होता है एपिडेमिक सिचुएशन। इसके अंदर क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है, वायु, उदक, देश एंड काल, ये 4 भावों के बारे में पूछा जाता है। फिर आते हैं जनपद ध्वंस कर भावों की उत्तरोत्तर प्रधानता क्या है, तो सबसे ज्यादा काल इंपॉर्टेंट है, देन देश, देन जल, देन वायु। फिर पंचकर्म की इंपॉर्टेंस वेरी शॉर्ट में पूछी जाती है कि जिनकी मृत्यु सामान्य नहीं है और जिनके कर्म सामान्य नहीं है उनके लिए पंचकर्म एक श्रेष्ठ चिकित्सा मानी गई है। फिर आते हैं जनपद ध्वंस की स्थिति में प्रयुक्त चिकित्सा क्या देते हैं, हम लोग रसायन देते हैं। जैसे अभी भी HMPV वायरस का बहुत ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या कर अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए अलग अलग रसायनों का सेवन कर सकते हैं, तो पहले से प्रिपरेशन जिसे बोल सकते हैं। फिर जो भी पहले से उद्भत औषधि है उनका प्रयोग कर सकते हैं, सत्य बोलना, दान, बलि, देवता अर्चना करना, सद्वृत्त का अनुवर्तन करना, शांत रहना, हितकर जनपद में आवास और साथ में ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारियों की सेवा करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और ब्रह्मचारियों की सेवा करना। जनपद ध्वंस के कारण अगर पूछे जाते हैं तो वो आपको लिखना है कि जैसे पूर्वकृत कर्म, इसके लिए प्रज्ञा अपराध हो गया, और साथ में आपका साथ में इंद्रिय संयोग, जो हम 3 मेनली पढ़ते हैं वही कारण इसमें आएंगे। फिर आते हैं युग अनुसार अगर धर्म की हानि होती है तो वो आपको एक्सप्लेन करके आना, बट इस पे इतना क्वेश्चन नहीं आते हैं। नेक्स्ट आपसे जो पूछा जाता है ना, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 तरीके के जो कर्म है, जैसे कि देव कर्म, तो जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उन्हें हम देव कर्म कहते हैं। पुरुषकार की डेफिनेशन पूछे जा सकते हैं, तो जो कर्म इस जन्म में हमने करे हैं ना, जो इसी जन्म के उत्पन्न कर्म है उसको हम पुरुषकार कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका कर्मों के जो टाइप्स है वो, तो दैव कर्म जो है द्विविध तरीके से, प्रधान और अप्रधान। ऐसी पुरुष कर्म भी बलाबल, दैट इज प्रधान अप्रधान। दैव कर्म के 3 टाइप्स पूछेंगे, तो हीन, मध्यम, उत्तम, और ऐसी पुरुष कर के भी हीन, मध्यम और उत्तम। इनकी आपको बुक में अगर देखोगे तो थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दे रखी है, बट अभी अगर आप रैपिड रिविजन कर रहे हो तो उसके लिए आपको मेन बस पता होना चाहिए। फिर आते हैं उष्ण जल क्यों पीना चाहिए, उसकी क्या ये भी मैंने बताया पीछे। उष्ण का क्या मेन रोल होता है कि वो जठर अग्नि प्रदीपित होता है, पाचन में हेल्प करता है, वात का अनुलोमन करता है, ठीक है। फिर शीघ्र पाचन करता है, कफ का परिशोषक होता है, तृष्णा शामक है। अब आपसे पूछ सकते हैं, अपतर्पण जो हम कर रहे हैं उसके क्या टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स का है, लंघन, पाचन और दोष अवसेचन। जो लंघन करते हैं वो दोष में करते हैं, लंघन प्लस पाचन करवा रहे हैं कि ऐसा ड्रग्स ले रहे हैं जो पाचन क्रिया भी करवाए, तो वो मध्य दोष में है, और दोष को निकाल रहे हैं तो बहुदोष में, दोष अवसेचन। अब अपतर्पण जो होता है उससे क्या लाभ है उनके बारे में आपको लिखना है पूरा, कि अल्प बल दोष में हम लोग लंघन करते हैं क्योंकि वो अग्नि, मारुत और इनकी वृद्धि करता है, और साथ साथ में वात का अनुलोमन करते हैं, और दोष को परिशोष अपदिहते हैं, दोष का शोषण करता है। लंघन पाचन के फिर ऐसी बेनिफिट्स लिखने हैं, और दोष अवसेचन के भी लाभ लिखने हैं। उसके बाद आता है त्रिविध देश। इसमें क्वेश्चन आता है एक अच्छा खासा कि आपको तीनों देश के भेद और उनके बारे में एक्सप्लेन करना होता है। जांगल देश, आनुप देश और साधारण देश। जो जांगल देश होता है वहां पे जलाशय कम होंगे, वृक्ष कम होंगे, जंगल इमेजिन कर सकते हो, साथ साथ में आतप होगी प्रचुर मात्रा में, मतलब धूप होगी, स्वल्प रोगों युक्त ये देश होगा जहाँ पे कम रोग होंगे। आनुप देश क्या होगा, जहाँ पे ज्यादा पेड़ है और साथ साथ में जलाशय है, वाटर रिवर्स वगैरह, निवात एवं दुर्लभ मात्रा में आतप मिलेगी, और बहुदोष से ये युक्त होगा, और साधारण में सम होगा। त्रिविध रोग विशेष विज्ञान अध्याय, इसमें आपको पहले पूछा जाता है कि रोग को पहचानने के टूल्स फॉर एग्जामिनेशन ऑफ रोग, कैसे कैसे हम पहचान सकते हैं, कैसे कैसे एग्जामिन कर सकते हैं। तो त्रिविध रोग विज्ञान में जो चरक है उन्होंने 3 बताए, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान। तो आपको 3 बताए, दैट इज आप
ओके। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीजी में ना पूछा जाता है कि इस चैप्टर का रेफरेंस देके कि विमान स्थान में या चाणक्य ने कौन से मेन 3 टूल बताए। तो आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एंड अनुमान। नेक्स्ट आता है कि आप्तोपदेश के लक्षण क्या है। आप्त पुरुष के लक्षण आपको पता है, जिसके वचन बिल्कुल सत्य बोले जाए, जिसको हमें मानना ही मानना है, जिसमें कोई भी तर्क वितर्क की नीड नहीं है। तो आप वे हैं जिनके वचन किसी तर्क से असत्य सिद्ध ना हो सके। ठीक है, तो जो स्मृति संपन्न हो, कंप्लीटली नॉलेजफुल हो, जो उचित एवं अनुचित में भेद कर सके, जिनको पूरा ज्ञान उत्पन्न हो, उन्हें हम कहेंगे। और जो प्रीति अथवा द्वेष से रहित हो। ठीक है, फिर आते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के लक्षण क्या है। जो ज्ञान और स्वयं इंद्रियों और मन से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर अनुमान, जो हम सोच के युक्ति यूज करके अपनी अपेक्षा रखने वाला तर्क अनुमान है। त्रिविध ज्ञान समुदाय की आवश्यकता क्या है, ये आप पढ़ लेना। फिर त्रिविध ज्ञान समुदाय की महत्वता, द्विविध परीक्षा और अनुमान द्वारा परीक्षे विषय। इसमें आपको जो क्वेश्चन आता है ना, वो यहाँ से आता है। एक तो यहाँ पे अगर द्विविध प्रमाण पूछे तो कौन सा आ सकता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, और यहाँ से आते हैं अनुमान द्वारा परीक्षे विषय, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और अगर इसकी बात करें हम, त्रिविध ज्ञान समुदाय की आवश्यकता क्या है, क्यों हमने ये त्रिविध ज्ञान का उल्लेख है, क्यों हमें ये जरूरी है। तो हम लोगों को जो दोष है उनके बारे में जानने के लिए त्रिविध ज्ञान का जरूरी है, क्योंकि हम उसी से जान पाएंगे कि कैसे कैसे दोष हो रहे हैं। तो परीक्षा करने के लिए रोगों की हमें इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये दे रखा है। फिर आते हैं, ये आपको पढ़ना है कि जो हमारा ये वाला पार्ट है कि अनुमान हमें कैसे करना है, अनुमान द्वारा कैसे परीक्षा करनी है विषयों की। तो जैसे मान लो हमने अग्नि का अनुमान करा है, तो उससे हमें ये पता चलेगा कि अगर अग्नि इतनी दीप्त है तो जरण शक्ति कितनी देर में खाना डाइजेस्ट होगा। बल का अनुमान कर सकते हैं, तो उससे हमें बल के अनुमान से व्यायाम शक्ति से करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति कितना एक्सरसाइज कर रहा है, उसके बेसिस पे हम उसका कितनी स्ट्रेंथ है, अगर कोई डंबल्स उठा रहा है कितने किलो के, इस तरीके से। मन का अनुमान नियत विषयों के ग्रहण से होता है कि अगर हम जो भी विषय हम किस पे ध्यान लगा रहे हैं, उससे हमें मन का अनुमान होगा। मोह का अनुमान अविज्ञान से, हर्ष का अनुमान आमोद से, धैर्य का अनुमान अविषाद से और श्रद्धा का अनुमान अभिप्राय से। स्मृति का अनुमान स्मरण से, अगर किसी को टेस्ट करना है कि कितनी उसकी स्मृति है, तो हम उसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लर्निंग कैपेसिटी देख सकते हैं। द्वेष का अनुमान प्रतिषेध से। ऐसे ही आपको याद रखना है, ज्ञान इंद्रियों का अनुमान तत्त विषय के ग्रहण से, रज का अनुमान आसक्ति से और शोक का अनुमान दीनता से, भय का विषाद से, अवस्थान का अविभ्रम से। इस तरीके से आपको ये सारे अनुमान प्रमाण ना एक एक्चुअली आपसे या तो लॉन्ग में पूछ सकते हैं, और मेजोरिटी में जो चांसेस होते हैं इसके, जैसे ऐसे पूछ लेंगे एमसीक्यू में कि सातवें का अनुमान किससे होगा, तो उपशय से। एक एमसीक्यू तो इससे आ ही जाएगा बहुत आराम से। तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, एक एक बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपको स्रोतो विज्ञान। इसमें ना स्रोतो विमान अध्याय में मैंने जितनी एनालिसिस की थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो पुरुष है उनमें स्रोतस के बिना कोई भी भाव की ना उत्पन्न नहीं हो सकते, कोई भी भाव कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो सकते। तो उसके लिए ना वो बन सकते, ना वो क्षीण हो सकते। स्रोतस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी चैनल्स हमारी बॉडी में। तो 13 स्रोतस की बात करी गई है। जैसे प्राणवाह स्रोतस है, उसका आपसे ऐसे पूछेंगे, स्रोतस उनके अधिष्ठान मतलब उनके मूल जिससे वो उत्पन्न हुआ है, उनके दृष्टि के लक्षण एवं उनकी चिकित्सा। तो इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पार्ट ABC में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। तो प्राणवाह स्रोतस की अगर बात करें तो हृदय, मूल और महास्रोतस, तालु और मूल और क्लोम उदक वह का है। उसके बाद अनवह स्रोतस में आमाशय, वाम पार्श्व, रसवह स्रोतस जो होते हैं हृदय और दश धमनियां, रक्तवाह स्रोतस जो होते हैं यकृत और प्लीहा, मांसवाह स्नायु और त्वक, मेदोवाह वृक्क और अपवहन, अस्थिवाह मेद और जंघन, मज्जावाह अस्थि और संधि, शुक्रवाह वृषण शौफ, चेफ और मूत्रवाह बस्ती वंशन, स्वेदवाह मेद और लोमकूप और पुरुषवाह पक्वाशय और स्थूलगुद। प्राणवाह स्रोतस आपको बता दिया, हृदय, मूल और महास्रोतस। अब इसकी जो दृष्टि होगी, प्राणवाह स्रोतस में अगर वाइटिएशन आया है कुछ, तो क्या दिक्कत होगी इसमें, हम अतिश्रेष्ठ उच्छ्वास, बहुत तेज से एक्सपायर इंस्पायर ये चलेगा, अति विभद उच्छ्वास, कुपित होगी, अल्पालाप, सशब्द उच्छ्वास, अगर सांस तेज से उसमें आवाज आ रहा और सशुल्क पेन होना। दृष्टि के कारण क्या हो सकते हैं, क्षय हो चुका है बॉडी का, वेग संधारण, बहुत ज्यादा वेगों का संधारण है, और साथ में ऐसे रफ रूक्ष पदार्थों का सेवन है, बहुत एक्सरसाइज कर लिया, बहुत एक्स्ट्रा शुद्धि द्वारा दारुण कर्म करना। उदकवाह स्रोतस का मूल है तालु, मूल और क्लोम। इसके दृष्टि के लक्षण, जीवा में शोष होना, गला पूरा सूख जाएगा, होठ पूरे सूख जाएंगे, कंठ पूरा सूख जाएगा, अति प्रवृत्त, बहुत ज्यादा बार बार प्यास लगेगी। इसके दृष्टि के कारण बहुत, एक तो गर्म खा लिया, आमदोष उत्पन्न हो रखा है बॉडी में,
डर लग गया अचानक से तो पानी चाहिए, बहुत अल्कोहल इंटेक करी है और ऐसा ड्राई अन्न खाया है जिसमें स्निग्धता ही नहीं है और तृष्णा का अति पीड़न होना। फिर अनवह स्रोतस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा आमस्य और वाम पार्श्व इसका मूल है। इसमें दृष्टि में एक तो खाने में मन नहीं लगेगा तो आरुचि होगी, अभिलाषा, अन्न खाने का मन नहीं, आविपाक और सर्दी। दृष्टि के कारण क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव खा लिया है या जिस टाइम पे आपको भूख नहीं है, अकाल भोजन कर रहे हो, जिस टाइम पे भूख नहीं है उस टाइम पे खा रहे हो, अहित भोजन जो आपको पसंद ही नहीं है। तो रसवान स्रोतस की दृष्टि की बात करें तो इसके मूल हृदय और दश धमनी होती है। इसके कारण क्या हो सकते हैं, गुरु, शीत, अति स्निग्ध, अति मात्रा में भोजन करना या फिर बहुत ज्यादा चिंता करना, किसी विषय की अति चिंतन करना। फिर रक्त वहा में यकृत और प्लीहा, स्प्लीन एंड लीवर। उसके बाद आपके दृष्टि के कारण इसमें विदाई, अनपान कर लेना, स्निग्ध उष्ण द्रव्य पदार्थ, आतप, अनिल का अधिक सेवन, एक्स्ट्रा धूप, एक्स्ट्रा वायु, इनका सेवन। मूल अब आता है मांसवाहका, स्नायु और त्वक। इसमें क्या कारण हो सकते हैं, अभिष्यंदी, स्थूल और गुरु पदार्थ का सेवन, और साथ में देखो इसके अंदर दिन में सोना भी वर्जित होता है। तो मांसवाह स्रोतस की दृष्टि में दिन में ज्यादा सोना भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मेदोवाह स्रोतस में वृक्क का वपवहन आता है। इसके अंदर क्या है, अव्यायाम, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी, दिन में सोना, ऐसा आहार खाना जो मेद को बढ़ाए, मध्य का अधिक सेवन करना। अस्थि में मेद और जंघन मूल होते हैं। इसमें व्यायाम, अति संक्षोभ, अस्थियों का विघटन और वातल आहार का सेवन। मज्जावाह स्रोतस में अस्थि और संधि, इसकी दृष्टि में बहुत ज्यादा अभिसंधि खाना खा रहे हैं, अभी का चोट लग चुकी है, पीड़ा उत्पन्न हो रही है, विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, उत्पेश। शुक्रवाह स्रोतस के अंदर वृंशन और शेफ, ठीक है, जिसे हम शीशन भी बोलते हैं। इसमें इसके कारण क्या होता है, अकाल योनि का गमन, वेग का निग्रहण, अति मैथुन, शस्त्र, शार, अग्नि का उस पार्ट पे प्रयोग करना। मूत्रवाह स्रोतस में हमारा यूरिनरी ब्लैडर, बस्ती और वंशन आते हैं। इसकी दृष्टि के लक्षण अति श्रेष्ठ मूत्र की प्रवृत्ति, या तो रुक रुक के मूत्र आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है या प्रकोपित होने पे अल्प कम कम आ रहा है या फिर बेहल और सशूल मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है बहुत पेन के साथ और एक्स्ट्रा यूरिन फॉर्मेशन। दृष्टि के कारण हो सकते हैं जो मूत्र के वेग के समय पानी पी लेना, उपस्थित ऑलरेडी अर्ज फॉर यूरिनेशन है और एक्सेसिव वाटर ड्रिंकिंग चल रही है। भक्ष्य पदार्थ का सेवन, स्त्री का सेवन, मूत्र वेग का निग्रहण और धातु आदि की क्षीणता और शत। पुरुषवाह स्रोतस में पक्वाशय, स्थूल गोद होता है। इसके अंदर क्या है, कष्ट के साथ अल्प अल्प सशब्द एवं शूल मल की प्रवृत्ति। मतलब क्या होगा कि एक्सक्रीशन के टाइम पे पेन होना और आवाज होना, अति द्रवित मल प्रवृत्ति, डायरिया लाइक कंडीशन, अति ग्रत दैट इज कॉन्स्टिपेटेड और बहुमात्रा में मल की प्रवृत्ति, एक्सेसिव। इसके दृष्टि के कारण हो सकते हैं कि किसी ने वेग संधारण करा है, अति अश्न भोजन हो गया, उसका अजीर्ण है, अभी अध्यशन करा है, दुर्बल अग्नि और कृश शरीर है। स्वेद व स्रोतस के अंदर मेद और लोमकूप, इसमें क्या दृष्टि के लक्षण, अस्वेदन, अति स्वेदन, या तो बिल्कुल ही भी स्वेटिंग नहीं होगी या बहुत एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, या अंग पारुष्य मतलब उधर रफनेस आ जाएगी, अतिशय लक्षण मतलब बहुत चिकनापन फील होगा, दाह होगी और लोमहर्ष होगा। इसका रीजन हो सकता है व्यायाम करना या फिर ज्यादा धूप में बैठना, अति संताप, शीत एवं उष्ण एवं अनुचित क्रम से सेवन कर लेना, अभी आइसक्रीम खाई फिर चाय पी ली, चाय पी के आइसक्रीम खा ली, क्रोध एंड शोक एंड भय, ठीक है। उसके बाद स्रोतस के पर्यायवाची आपसे पूछे जा सकते हैं फॉर द वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और एज वेल एज एमसीक्यू। तो आपको पता होना चाहिए, सा से स्रोत, सा से ही सिरा, स्रोत, सिरा, स्थान, आश्रय, खाली जगह को बोलते हैं, एक मार्ग, चैनल है ना, ये स्रोतस हमारे पथ है, नाड़ी है, रसायनी है, समृद्ध और असमृद्ध और छिद्र है। तो इसके स्रोतस के पर्यायवाची हैं। फिर आपको क्या याद रखना है, स्रोतस की दृष्टि के आहारज हेतु भी हो सकते हैं, विहारज हेतु भी हो सकते हैं। ये फिर स्रोतस दृष्टि के सामान्य लक्षण जो देखने को मिलेंगे, तो अति प्रवृत्ति, संग, सीरा ग्रंथि, विमार्ग गमन हो जाना। शेप ऑफ स्रोतस कुछ भी हो सकती है, वृत्त, गोल, स्थूल, अनु, दीर्घ आकृति, प्रतान सदृश, कैसे भी। इसकी चिकित्सा की बात करें, प्राणवाह स्रोतस है तो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, तो श्वास की जो चिकित्सा की जाती है वो इसमें की जाएगी। उदकवाह हमारा वाटर से रिलेटेड था, तो डिस्पीशिया वाली कंडीशंस थी हमारी, अर्ज फॉर ड्रिंकिंग कंडीशन थी, तो तृष्णा की चिकित्सा है। अनवाह स्रोतस हमारा खाने से रिलेटेड है, तो आमदोष की चिकित्सा है। रस आदि धातुओं में अगर दिक्कत आई है तो उसमें जो विविध आशित पीति अध्याय है उसमें जो वर्णित औषध के योग जितने भी दे रखे वो है। मूत्रवाह स्रोतस में तो मूत्र कृच की चिकित्सा है, पुरुषवाह है डायरियल कंडीशन ज्यादातर देखी तो अतिसार की चिकित्सा, स्वेदवाह है तो ज्वरघ्न चिकित्सा। स्रोतस की संख्या जो बताई गई है वो 13 बताई गई है और सबके मूल हमने पढ़ लिए, सबके लक्षण पढ़ लिए दृष्टि के, और साथ में हमने उसकी चिकित्सा पढ़ ली। नेक्स्ट चैप्टर आते हैं रोगानिक विमान अध्याय। इसमें रोगानिक जो प्रभाव भेद से बताया गया है, रोग साध्य और असाध्य, बल भेद से मृदु और दारुण, अधिष्ठान भेद से मन हो सकता है और शरीर, निमित्त भेद से आपका स्वधातु वैश्य में हो सकता है या फिर आगंतुज कारण हो सकता है, और आशय भेद से अमाशय, समुद्र या फिर पक्वाशय। तो रोग हानिक में आपसे पहले टाइप्स ही पूछ लेते हैं शॉर्ट में।
तो आपको ये पढ़ना है। फिर आते हैं दोष के पर्यायवाची पूछ सकते हैं, यक्षमा बोला जाता है, रोग बोला जाता है, आतंक बोला जाता है, तो ये मेन दोष प्रकृति शब्द विकार बोला जाता है। फिर व्याधि के पर्यायवाची ऐसी है, रोग शब्द, आतंक, यक्षमा, सेम, दोष प्रकृति यही सेम है। मानस दोष एवं उनके विकार, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मानस दोष है तो रज और तम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और उसके विकार में हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, शोक वगैरह। शारीरिक दोष में हमें 3 आते हैं, वात, पित्त एंड कफ। तो उसके अंदर हमारे क्या क्या फीचर्स आएंगे, जैसे ज्वर, अतिसार, शोष, श्वास, मेहू और कोष्ठ। कुष्ठ में ये वाला आपका शारीरिक दोष है। और मानस दोष में होता है रज और तम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मान, मद, शोक, चित, उद्वेग, भय और हर्ष। दोष प्रकोपक के हेतु क्या है, कॉज फॉर वाइटेशन ऑफ दीज इज, वही 3 लिखना है, परिणाम, प्रज्ञापराध और असात्मेंद्रिय संयोग। फिर आपको अग्नि के 4 टाइप्स, तीक्ष्ण अग्नि, मंद अग्नि, सम अग्नि और विषम अग्नि। तीक्ष्ण अग्नि पित्तज दोष के कारण, मंद कफश, सम जो है त्रिदोष जब सम अवस्था में, और विषम अग्नि फॉर वाफ और विषम वाफ और वात। फिर त्रिविध आतुर, 3 टाइप्स ऑफ पेशेंस, ये हमें पता होना चाहिए, वातल हो सकता है, पित्तज और कफज, श्लेष्मल। राजवैद्य के लक्षण पूछे जाते हैं, जो सभी प्रकार के रोगों का विशेषज्ञ हो, ऐसा राजवैद्य चाहिए जो सभी रोगों की चिकित्सा के भेदों को जानता हो, सभी प्रकार के औषध योगों के तत्वों को जानता हो, विराजों के प्राणी को स्वयं स्वामी रक्षक होता है। सेकेंड लास्ट चैप्टर इज व्याधित रूपियम विमान अध्याय। इसमें व्याधित पुरुष के भेद पूछे जा सकते हैं, गुरु व्याधित हो सकता है, लघु व्याधित हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आता है, मैंने जितने लॉन्ग मार्क कराया ना यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लॉन्ग के लिए पढ़ रहे हो तो ये सारे ही है, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ पूछा जाता है। तो क्रीमी से एक क्वेश्चन इस चैप्टर से उठा लेते हैं और पूछते हैं इसकी संख्या बताओ, उसके टाइप्स बताओ, उसके लक्षण बताओ, उसकी चिकित्सा बताओ। तो 20 प्रकार की क्रीमी है जो हम विद ट्रिक्स याद करेंगे। 4 प्रकार जो आते हैं, पुरीशज, श्लेष्मज, शोणितज और मलज। आपको मल्लज याद रखनी है सबसे पहले मल से। यहाँ पर सबसे पहले मल्लज क्रीमी की अगर हम बात करते हैं तो आपको ऐसे याद रखना है कि इंटरनल से एक्सटर्नल एक्सक्रीट आउट करना है, अंदर से बाहर की तरफ मल बनता है तो बाहर एक्सक्रीट आउट होता है, तो इंटरनल इज अभ्यंतर और बाहरी इज एक्सक्रीटा, दैट इज एक्सक्रीट आउट हो गया तो बाहर की तरफ। तो ये 2 टाइप की हो गई, बाह्य और अभ्यंतर। मृजवर्जनम का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति शुद्धता से नहीं रह रहा, गंदा रह रहा है, तो उसमें मल्लज क्रीमी उत्पन्न हो जाती है। तो समुत्थान उसका रीजन यही है उत्पन्न होने का। स्थान कहाँ कहाँ पे, केश, शमश्रु, बालों में, दाढ़ी में, लोम, पक्षम, आंखों के ऊपर जो पक्षम होता है उसमें, इसमें ये मिल सकती है। संस्थान की बात करें कि कैसे दिख रही है, किस टाइप की होती है, तो इसमें क्या होगा, अणु हो सकती है छोटी, बहुत ज्यादा आकृति वाली, या फिर बहुत सारे पैरों वाली, तो बहु पादश्च, बहुत सारे पैरों वाली। वर्ण कलर की बात करें तो काले रंग की, कृष्ण शुक्ल रंग की हो सकती है। 2 तरीके की कृमि जो बाह्य है, दैट इज यूका एंड पिपलिका। प्रभाव की बात करें तो कंडु जननम मतलब खुजली बहुत मचेगी, कोट उत्पन्न हो जाएंगे, पीड़िका अभिनिवर्तने ही, बहुत सारी पीड़िकाएं उत्पन्न हो सकती है। इसकी चिकित्सा की बात करें तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज अपकर्षण, हमें खींच के उसको बाहर निकालना है, ठीक है, खींच कर बाहर निकालने से लाइस जू वगैरह सर में हो जाती है। तो मलोपघात, ऐसे मल का फॉर्मेशन मत होने दो, नहाना है। मल अकारणम, जो भी मल के कारण है उन सबको रोको जिसके वजह से फॉर्म ना हो। फिर रक्तज कृमि की बात करें तो जो कुष्ठ है उसके समान इसका समुत्थान है, उसी जैसे कुष्ठ उत्पन्न होता है उसी की तरीके से रक्तज कृमि भी उत्पन्न होती है। रक्तवाहिनी वगैरह को जाके हार्म करती है, वो उसका स्थान है। अणु हो सकती है, गोल हो सकती है। अपादश्च मतलब कि बिना पैर वाली, ठीक है, बिना पैरों की ये होती है। उसके बाद सूक्ष्म छोटी हो सकती है, इस तरीके की दृष्टि आपको देखने को मिलेगी इनका दृश्य। फिर ताम्र कॉपर कलर की होती है, ये याद रखना है। फिर इसकी ट्रिक क्या है, रक्तज कृमि याद करने की, आपको ऐसे याद रखना है, जो हेयर्स होते हैं वो केश, उनको केश जो बालों को बोलते हैं, और लोम जो जैसे कि हमारी बॉडी के ऊपर रोंगटे जैसे बोलते हैं खड़े हो गए, हेयर फॉलिकल्स जो बॉडी पे प्रेजेंट है, तो लोमाद, तो केशाद लोमाद 2 तरीके के होगा। लोम हमें ऐसे याद रखना है, लोम का द्वीप है जिससे वो उत्पन्न हो रहा है, तो केशाद लोमाद लोम द्वीप, और ये लोम द्वीप से उत्पन्न हो रहे हैं। साथ में क्या है, 100 हमने ऐसे देखे, 100 ठीक है, तो इनको 100 को ऐसे पढ़ना है, 100 दैट इज 100। तो हमने 100 जंतुओं के बाल ऐसे देखे, केशाद लोमाद लोमद्वीप, 100 दैट इज दैट इज सोरसह, और ओडुम्बर, और उसे याद रखना है, जंतु मात्र शेती, ये हमारे नाम हो गए रक्तज कृमि के। इनका प्रभाव देखने को मिलता है कि केश को, शमश्रु को, नख को, इन सब में व्रण उत्पन्न हो सकता है। इसकी वजह से अगर ये व्रण में एंटर कर गई तो हमें वहां पे कैसे फील होगा, रोमहर्ष देखने को मिलेगा, कंडू सुई चुभने जैसी पीड़ा, जैसे सर्प के रेंगने जैसी सर्प गति देखने को मिलेगी। अगर अति वृद्धि हो गई, ज्यादा बढ़ गई तो ये अंदर भी चली जाएगी त्वचा के, तो त्वचा, सिरा, स्नायु, मांस, तरुण अस्थि में भक्षण कर सकती है। फिर चिकित्सा की बात करें तो इसकी सेम कुष्ठ के समान चिकित्सा है, तो ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रक्तज कृमि की जो चिकित्सा होती है वो कुष्ठ के समान होती है। अगर हम कफज कृमि की नेक्स्ट बात करें तो कफज कृमि के उत्पन्न होने के लिए हमें क्षीर, बहुत ज्यादा एक्सेसिव दूध कोई पी रहा है, गुड़ का प्रयोग कर रहा है, तिल, मत्स्य, आनुप, मांस, पिष्ट, अन्न, ठीक है, इस तरीके से ये जो जीर्ण है, स्नेह अजीर्ण अवस्था में, और साथ में जो एक संकीर्ण वर्ड आते हैं जैसे कूड़ा, कंकड़ हो गए, इन सब की वजह से, पूतिक्लीन, इनकी वजह से कफज कृमि उत्पन्न होती है। ठीक है। विरुद्ध भोजन कर रहे हैं, असाथ में भोजन कर रहे हैं, तो कफज कृमि की उत्पत्ति के रीजन है। स्थान जो इसका है दैट इज आमाशय। ठीक है। तो ये हो सकता है, इसकी आमाशय है ऊर्ध्व और अधो। इसके अंदर दो वर्ड आते हैं किसके अंदर, कफज कृमि के अंदर, कि क्या हो सकता है ये कृमि बढ़कर या तो आमाशय से ऊपर या फिर नीचे की ओर क्या कर सकती है, चल सकती है। ठीक है। ऐसे चल सकती है, क्या तो ऊपर की ओर बढ़ जाएगी या फिर नीचे, दोनों भागों में बढ़ती है ये। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवर्धमानः अस्तु ऊर्ध्व और अधो विसर्पन्त्यो, मतलब ऊपर या नीचे की ओर बढ़ना। संस्थान और वर्ण की बात करें तो श्वेत रंग की हो सकती है ये, पृथु हो सकती है, इसका ये टाइप बता रखा है, गोला और मोटा होता है पृथु। साथ में रघन, मतलब क्या होता है इसका, चपटे चमड़े के जैसी आपको देखने को ये कृमि मिलती है, इसका आकार बताया हुआ है। कुछ तो गोल मिलेगी, कुछ चौड़ी मिल सकती है। एक गंडू पद आपको याद यहाँ पे रखना होता है, दैट इज केचुए के समान, ये वाला जो वर्ड है गंडू पद आकृति, ये आपको याद रखना है। साथ में इसके कलर्स अगर हम देखें तो सफेद रंग की, श्वेत या फिर ताम्र की तरह हो सकती है। और कुछ कृमि कैसी हो सकती है, पतली हो सकती है, लिखा हुआ है अणु, दीर्घ हो सकती है, दैट इज लंबी हो सकती है। और लंबी किसकी तरह, तंतुआ आकृति, मतलब धागे की तरह, धागे की तरह लंबे डोरे के समान ये हो सकती है। फिर आपको इसके नाम कैसे याद रखने हैं, एक महान है, ठीक है, एक व्यक्ति महान है, उसने क्या दिया है, पुष्प दिया है, और पुष्प किस चीज का, दर्भ। तो आपको याद रखना है, महान से याद रखना है महागुदश्चेती, पुष्प दिया है दैट इज दर्भ का पुष्प है, ये याद रखना है सेकंड वर्ड। फिर उसमें से गंध आ रही है, अच्छी सुगंध आ रही है, तो सौगंधिक, यहाँ से याद हो गया। वो ऐसे सुगंध वाला उसने चुना है, तो आपको चुनने से क्या याद रखना है, यहाँ पे जो सेकंड नाम है दैट इज चुरु। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, चुनने से चुरु। ठीक है। फिर आपको याद रखना है, वो जो पुष्प है वो दिल पे बिल्कुल ऐसे बस गया, एक तरीके से आपको हार्ट को बहुत अच्छा लगा है, तो हृदय चर, तो आपको हृदय को अच्छा लगा है। और कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को, उन्नाद नहीं, अन्नाद दैट इज अन्न वाली जगह ना, तो आपको याद रखना है 3 ऑर्गन्स दैट इज हृदय, उदर और अन्न, कि मतलब ऐसा होता है ना कि धक धक किसी ने हमें, जैसे वैलेंटाइन आप इमेजिन कर सकते हो, किसी ने रोज दिया तो कभी कभी ऐसे ओवर एक्साइटमेंट से भी पेट में दर्द होने लगता है, तो अन्नाद, उदराद और हृदय, हार्ट। ठीक है। 3 चीजें। फिर इसके प्रभाव क्या होगा, हिरलास जैसी अवस्था देखने को मिलती है इसके अंदर, आरुचि देखने को मिलती है, आविपाक हो गया, मूर्छा हो गई, ज्वर हो गया, जम्बाही, छींक और आनहा देखने को मिलते हैं, अंगों में जकड़ाहट, वमन, कृष्णता और कठोरता शरीर में देखने को मिलती है। तो आपको ये याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है आपका पुरीषज कृमि। तो पुरीषज कृमि के जो निदान होते हैं वो बिल्कुल कफ के समान है, श्लेष्मा के समान है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। स्थान इसका पक्वाशी होगा, और इसमें एक चीज जो याद रखनी है कि आपथ्य के सेवन से अधिक जो बढ़ जाते हैं वो दोष कहाँ पे, अधोभाग में जाते हैं। जो ऊपर बढ़ा था वो ऊर्ध्व और अधो दोनों तरफ मूव कर रही थी, यहाँ पर क्या होगा, हमने गलत चीजों का सेवन कर लिया, उसकी वजह से ये अधिक बढ़े हुए जो दोष अधोभाग में चले जाते हैं, ये वाली जो कृमि है। और जिस समय जिस पुरुष के शरीर में कृमि आमाशय की ओर होती है, उस समय उसमें क्या होगा, उद्गार और श्वास कि जो वो मतलब खाना खा रहा है, ठीक है, खाना खाने के मतलब भैया आमाशय में अभी कृमि प्रेजेंट, अब उसने खाना खाया तो उसे डकार आएगी, तो उस उद्गार में क्या होगा, मल की गंध आएगी, और ऐसी जब वो सांस लेता है ना तब भी उसको मल की गंध आती है। तो अगर आपको ऐसे इसकी डायग्नोसिस पूछ सकते हो, आप पहचान भी सकते हो कि मल गंधी जो इसकी डायग्नोसिस है, कोई बोले हमें बेड फाउल स्मेल आ रही है, किसी बच्चे में आप देखो अगर, या किसी बड़े में भी, तो उसकी जो कृमि है दैट इज प्रेजेंट इन आमाशय। तो आपको ना जैसे एल्बेंडाजोल देते रहते हैं ना हम लोग बच्चों को, पेट साफ, कृमि ना हो, उनके वर्म इन्फेस्टेशंस ना हो, तो आप इसका एक पहचानने का ये तरीका भी है। तो यहाँ पे देखो आप देख सकते हो, पुरुष गंधी स्यू, उद्गार, श्वास और मलगंधी, ये याद रखना है। फिर आते हैं इसके वर्ण और संस्थान। इसकी आकृति की अगर बात करें तो सूक्ष्म हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, सफेद हो सकती है। एक यहाँ पे वर्ड है उर्णांशु संकाश, इसका मतलब आपको याद रखना है, यहाँ पे भेड़ के बाल की तरह इसकी आकृति हो सकती है, स्थूल हो सकती है, मोटी, वृत्ताकार हो सकती है, गोल। साथ में कुछ कलर्स की है, श्याव अनिल, श्याव नील का मतलब है श्याव कलर दैट इज काला रंग, नीला रंग, हरा रंग और पीला रंग, ये आपको याद रखना है। अब इसके अंदर जो नाम है वो याद रखने हैं, कैसे याद रखोगे, एक तो आपको एक ककेरुक मकैरुक, ठीक है, कक्के मक्के से आप याद रख सकते हो। तो उसके बाद क्या हुआ, ककैरुक मकैरुक 2 भाई थे, उन्होंने सूरा लिया, और कितने सूरे थे, 100, तो सा सुरात, ठीक है।
उससे किसी को मारा तो उसमें शूल उत्पन्न होगा ना। तो 100 सूर्य से हमला करा है किसने, ककैरुक मकैरुक ने, और लाल रंग का खून निकला है। तो पहले पेन हुआ फिर लेलिहा, तो सशुल्कः लेलिहा, ये आपको याद रखना है। ककैरुक मकैरुक दो भाई थे, उन्होंने सूरा लिया तो 100 सूरा, फिर उसकी वजह से रेड ब्लड निकला, लेलिहा और सशुल्कः। इसका जो प्रभाव होगा वो क्या प्रभाव होगा, पतला मल आएगा, ठीक है। पुरुष भेद बताए हुए हैं, कार्श्य होगा, शरीर में कृशता आ जाएगी, पारुष्य दैट इज कठोरता आएगी, रोमांच लोमहर्ष को बोला गया है। तो इस तरीके की इसमें उत्पन्न होंगे, हर्ष की उत्पत्ति देखने को मिलेगी और बार बार गुदा से बाहर निकलते हैं ये। इस प्रकार की जो कृमि होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पुरीषज कृमि। तो यहाँ पर आपको कंडू भी देखने को मिलेगी और जो गुदा है उसके अंदर सुई चुभने जैसी पीड़ा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो कृमि होती है उसे हम लोग पुरीषज कृमि बोलते हैं। क्योंकि इसमें ना एक चीज, इसका भी डायग्नोसिस फीचर जो याद रख सकते हो कि जो कृमि अगर इस रोगी के अंदर है तो जो गुदा का मुख है ना उसमें सुई चुभने जैसी पीड़ा वो आपको एज अ डायग्नोसिस के लिए बताएगा और वहां पे बोलेगा खुजली उत्पन्न होती है और गुदा के मुख में स्थित हो जाती है, इस वजह से यहाँ पे खुजली की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से अगर कोई पेशेंट आ रहा है और ऐसे फीचर्स बता रहा है तो वो किस कृमि के लक्षण हो सकते हैं, ये वाले कृमि जो पुरीषज है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कृमि की चिकित्सा। तो इसमें मैंने अपकर्षण मतलब क्या होता है, खींच के बाहर निकालना, और फिर प्रकृति विधान जो विघात करना है, मतलब प्रकृति जिस प्रकृति की है उस प्रकृति का विघात करना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे जो भी हमारे पास यंत्र उपकरण जो भी अवेलेबल है वैद्य उसको या तो हाथ से खींच कर निकाल सकते हैं, अपकर्षण कर सकते हैं, या उसके अगर मान लो अंदर की तरफ है इंटरनल है तो किसी और विधि के अनुसार निकाल सकते हैं। तो भेषज प्रयोग अगर कर रहे हैं, मेडिसिन से निकाल रहे हैं तो शिरो विरेचन, वमन विरेचन और आस्थापान, ये 4 तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं जिससे इसका अपकर्षण किया जाता है। प्रकृति विघात का क्या मतलब होता है, यहाँ पर ये विधान नहीं है, दिस इज विघात। तो प्रकृति विघात का मतलब होता है कि जिस प्रकृति की कृमि है उसको जो बना रही है, जो उसको फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, उत्पादक जो भी कारण है उसके अपोजिट हम लोग विघात कर सकते हैं, जैसे कटु, तिक्त, कषाय, क्षार, उष्ण ऐसे द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से उसकी प्रकृति का नाश करके उस कृमि को उत्पन्न ही ना होने दे। तो समान गुण वाले जो होते हैं वो समान गुण वालों को ही हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में, तो हमें उसको अपोज करना है। तो हास हेतु विशेषश्च आपने पढ़ा होगा, और समान वृद्धि कारणम, तो उसका अपोजिट जो सिद्धांत है विशेष वाला वो हमें यूज करना है। फिर आता है निदान परिवर्जन। तो सबसे मेन चिकित्सा का एक रूल होता है जो सबसे सर्वप्रथम हम यूज करते हैं, दैट इज निदान परिवर्जन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो प्रकृति विघात के बाद हमें यूज करना है कि जो भी निदान विधि बताया हुआ जिसकी वजह से कृमि उत्पन्न हो रही है उन सबका त्याग कर देना है, फिर उनके लक्षण अनुसार चिकित्सा करनी है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट कृमि विज्ञान। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या पॉइंट्स है उसे देखते हैं। इसमें तंत्र और शास्त्र के बारे में मेनली बताया गया है। तो आपको इसमें जो आपको याद रखना है, एक तो सबसे पहले शास्त्र की परीक्षा वो बताई गई है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें ना ये जो है ना शास्त्र ज्ञान के उपाय ये आपको याद रखना है, अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषाएं होती रहती है जिसकी वजह से शास्त्र का हमें ज्ञान होता है। जो संभाषा होती है दैट इज डिबेट, दोनों फॉर्म्स में हो सकता है, तर्क वितर्क जिसमें रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे ना ये पूछा जाता है कि जो शास्त्र ज्ञान है, जो संभाषा है उसके बारे में बताओ। तो संभाषा का वर्णन आपको करने को दिया जाता है। उसके पहले तो आपको भेद पता होना चाहिए, संधाय और विग्रह संभाषा 2 तरीके की बताई गई हैं, एक संधाय संभाषा और एक विग्रह। तो ये आपसे किस में पूछ सकते हैं, वेरी शॉर्ट में पूछ सकते हैं। तो ये संभाषा के बारे में एक तो याद रखना है। दूसरा जो संभाषा होती है इसकी वजह से वचन शक्ति का वर्धन होता है, ज्ञान का वर्धन होता है, ये पता होना चाहिए। अगर किसी ने पूर्व श्रुते मतलब अगर कोई पहले की सुने हुए चीजें हैं उसमें कोई संदेह है तो वो चीज भी सही हो जाती है, ठीक है। और अध्ययन अध्यापन विधि के द्वारा संभाषा विधि उत्पन्न होती है। इसमें वैद्य होते हैं सारे, वो लोग आते हैं और अपने वाद विवाद करते हैं जिसकी वजह से ज्ञान बढ़ता है, साथ में आनंद आता है, संभाषा की कुशलता उत्पन्न होती है और एक बोलना सीखते, बोलने की शक्ति बढ़ती है। विषय को सुनकर उन्हें वो याद भी रहते हैं कि किस चीज पर डिबेट हो रहा है, और उससे फिर एक निश्चय चीज का सॉल्यूशन अगर निकालना है किसी चीज का, किसी में संदेह है तो उसको दूर करते हैं। साथ साथ में कुछ नया सीखने को मिलता है। और ये सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे कि सारे गुरु जितने भी बड़े बड़े नॉलेजफुल लोग हैं उन लोगों के साथ ये चीजें वाद विवाद वाली होती है। फिर अपने अपने जो भी चीजें हैं वो गुरु ट्रांसफर करते हैं शिष्यों में। तो इस तरीके से आपको संभाषा परिषद के बारे में लिख आते हैं। इसके संधाय संभाषा एंड दैट इज फ्रेंडली डिस्कशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो बहुत ज्यादा अच्छा डिस्कशन है दैट इज फ्रेंडली डिस्कशन, वो संधाय संभाषा, और विग्रह संभाषा इज हॉस्टाइल डिस्कशन, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट जो है वो विग्रह है, ईश संभाषा है। जो फ्रेंडली डिस्कशन होगा दैट इज संधाय, अनुलोम संभाषा भी इसको बोलते हैं। इसमें ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन की शक्ति संपन्न होती है। इसमें क्रोध उत्पन्न नहीं होगा, क्रोध रहित होगा, विद्या का वर्धन होगा, साथ में ये
साथ में अनुपस्कृत होती है, आनंदित होती है, ठीक है, जिसके अंदर कोई निंदा वगैरह नहीं की जाएगी, बहुत बिल्कुल अच्छे से डिस्कशन होगा, एक फ्रेंडली डिस्कशन होगा जिसमें कुछ कंक्लूजन भी निकलेगा। हॉस्टाइल डिस्कशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, अपनी श्रेष्ठता दिखाने लगते हैं कि लाइक मैं सुपीरियर हूँ, अपनी श्रेष्ठता को दिखाते हुए ज्ञान विज्ञान आदि के बारे में डिस्कशन होता है। इसमें वाद विवाद जैसे जल्प बोलते हैं वो होते हैं, और बात करने वाला ना दूसरों को गुण दोष निकालता है, इस तरीके का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, विग्रही संभाषा। तो इसका बुक से रीड कर लेना। फिर नेक्स्ट आता है, इसके अंदर ही जो हमें पढ़ना है, प्रतिवादी प्रतिपक्षी के भेद, जो कॉम्पिटिटर है उसके कितने टाइप्स बताए गए हैं वो आपको नेक्स्ट इसमें लर्न करना है, दैट इज प्रवर, प्रत्यवर और सम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको परिषद के भेद बताए गए हैं, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो सेमिनार हो रहा है, उसके असेंबली जिसे बोल सकते हैं, वो कितने टाइप्स की है। तो सबसे पहले होती है ज्ञानवती जो कि लर्न, और एक होती है मूड दैट इज फुलिश। ऐसी परिषद, ऐसी असेंबली बैठी है जिसमें सारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लोग बैठे हैं जिनको थोड़ा ज्ञान है, उसके बाद वो संभाषा कर रहे हैं। तो ज्ञानवती इज लर्न एंड मूड इज दैट इज फुलिश, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर भी फर्दर टाइप्स दे रखे हैं, दैट इज सुहृद परिषद, जैसे कि जो फेवरेबल कंडीशन की हो रही है उसे हम सुहृद परिषद बोलते हैं। नेक्स्ट आपको बोल रखा है उदासीन परिषद, जिसमें इनडिफरेंट फॉर्म की परिषद हो रही है, और फिर एक बिल्कुल ही अनफेवरेबल, तो वो कहलाएगी आपके लिए क्या कहलाएगी, प्रतिनिविष्ट परिषद। और ऐसी मूड में जो फुलिश परिषद है उसके भी सेम तरीके के टाइप्स दे रखे हैं, तो आपको यहाँ से ये भी लर्न करना है। फिर एक क्वेश्चन लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, दैट इज वाद मार्ग, जो है उसके टाइप्स बताने होते हैं। तो वाद मार्ग के जो टाइप्स है वो 44 है। पाथ फॉर द नॉलेज, नॉलेज के जो रास्ता है, जो टाइप्स है वो आपको 44 बताए गए हैं। 44 टर्म्स फॉर डिबेट, कि अब हमें जो वाद विवाद करना है उनके अंदर कितने टर्म्स का उल्लेख करा गया है, तो आपको ये याद रखना, दैट इज 44, जो हमें पता होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आते हैं जैसे वाद, फिर द्रव्य, फिर गुण, फिर कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो आपको ये तो याद ही होगा, है ना, कि जो हमने पढ़ा हुआ है वाद विवाद से याद कर लो। फिर द्रव्य, गुण, विशेष, कर्म, सामान्य, समवाय, ये आपने पढ़ रखे है पदार्थ विज्ञान में। फिर क्या करा हमने ना, ऐसे एक दृष्टि, एक स्टोरी लाइन से याद करते हैं। हमने पहले प्रतिज्ञा ली कि आज हमें एक डिबेट करना है, उसके ऊपर प्रतिज्ञा ली। फिर हमने स्थापित करी वो प्रतिज्ञा कि अब मैं अपनी प्रतिष्ठा, मेरी कोई इमेज की बात आ गई, ऐसे इमेजिन करना है, इनका एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है, तो आज मैं उसके हेतु अपनी उस बात को प्रूफ करूंगी। तो एक दृष्टांत की बात हो रही है कि मेरे पे लाइक किसी ने आलोचना करी है मेरी, अब मैं उसके ऊपर जाकर अपना एक उपाय निकाला कि अब मैं बात करूंगी, तो उसके बाद मैं उसका आंसर दूंगी, तो उत्तर। तो यहाँ से क्या क्या हो गया, प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापान, हेतु, किस रीजन की वजह से, एक दृष्टांत, मेरे साथ कोई इंसिडेंस हुआ है तो मैंने एक उपाय निकाला कि आज मैं निगमन मतलब उसको जाकर आंसर करूंगी, उत्तर दूंगी। अब मैं उत्तर अपने प्रिंसिपल्स पे ही दूंगी, अपने सिद्धांत पे दूंगी। किस फॉर्म में दे सकती हूँ कि मैं उनको बोल के बताऊं, प्रत्यक्ष मैं कोई चीज उनको दिखाऊं, अनुमान, यदि हम उपमेय और संशय, कि उनका जो डाउट है उस प्रयोजन के द्वारा जो विचार उन्होंने रखा है, स्वाभिविचार, उसमें उनको फिर जिज्ञासा आई। उन लोगों ने अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोगों को बिठाया, व्यवसाय यहाँ पे याद रखना है, फिर उससे उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थ की प्राप्ति हुई। मैंने क्या करा, ऐसे पैसे देकर, अर्थ मतलब यहाँ पे पैसों से रिलेट करना, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोगों को बिठा दिया कि संभवतः ये है कि मुझे जीतना है, तो मुझे उन लोगों को बिठाना पड़ा। मैंने उनका आयोजन करा, अनुआयोजन और अनुयोज्यम, ये 2 वर्ड्स है, ठीक है। अब मैंने उन लोगों को बिठाया है, तो अब 2 तरीके के वहां पे योग बने, एक अनुयोग कि मेरे फेवर में, या फिर प्रत्यय अनुयोग। अब मैंने क्या करा, जो सामने वाला पर्सन है उसके वाक्य में दोष निकाला, तो मेरे वाक्यों की क्या हुई, प्रशंसा हुई। उस बंदे ने छल से और बिना किसी हेतु के ही फिर से अतीत वाली जो पुरानी बात है उसका लाभ उठाते हुए मेरे पे फिर से परिहार करा कि लाइक आई विल गेट डिस्टर्ब। तो फिर इससे क्या हुई, मेरी फिर से प्रतिज्ञा की हानि हुई। अब मैंने क्या करा, उसका अभ्यनुज्ञ, हेतुअंतरम और अर्थांतरम, ये 3 वर्ड्स यहाँ पे फिर से आएंगे। तो इसको पहले कैसे रिलेट करना है कि मैंने उस पर निग्रह रखना स्टार्ट कर दिया कि नहीं अब ये चीज सही नहीं है, तो अब एक तरीके से सीआईडी वाला कि निग्रह स्थानम इति, उसमें निग्रह रखना स्टार्ट करा, लोगों को पैसे दिए, अर्थांतरम, और उसके फिर से हेतु को, जो कॉज उसने करा है उसको अब फिर से अभ्य बिना डरे फिर से उसको लेकर आई, दैट इज अभ्य अनुज्ञा। तो मैंने ये ना खुद से रिलेट करके एक स्टोरी फॉर्म करी थी अपने एग्जाम में, ये 44 याद करने के लिए। आप कुछ और भी फॉर्म कर सकते हो, बट इट विल बी क्वाइट इजी कि कुछ कुछ रिलेट करके आप इन 4-5 जो भी ऐसे स्टोरी लाइन से 44 नाम बिल्कुल याद करने ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। बिकॉज अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन फ्रेम हो गया 10 नंबर का कि वाद मार्ग ज्ञान अर्थ पद के बारे में ही बस एक्सप्लेन करने को आ गया और बाकी कुछ पूछा ही नहीं, और ये चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको इस तरीके से ये मार्ग याद हो जाएंगे, 1 बार 2 बार रिकॉल करके लर्न हो जाएंगे। तो वाद का मतलब आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वाद का मतलब क्या होता है, जो हम लोग शास्त्र के अंदर डिबेट करते हैं, तो जो दूसरों के लिए, दूसरों के साथ शास्त्र के अनुसार जो दिया गया है किंतु विग्रह भावना से युक्त होकर कहा जाता है, उसे हम वाद कहते हैं। 2 तरीके
तरीके से है जल्प और वितंडा। वितंडा जो और जल्प जो है ना, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कैसे करना है और क्या है ये आपसे किसमें पूछ सकते हैं, एमसीक्यू के अंदर। तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है। अगर हम अपने अपने पक्षों का युक्ति पूर्वक जब हम करते हैं तो जल्प होता है, ठीक है, उसका जस्ट वितंडा होती है, जस्ट उसका अपोजिट। जैसे अगर एक पुरुष अपना पक्ष रख रहा है कि पुनर्जन्म होता है और दूसरा पक्ष रख रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता, दोनों को अपने प्रमाण और युक्ति से अपने पक्ष की पुष्टि करनी है। दूसरे को पक्ष दोषयुक्त बतलाते हैं तो उसको हम जल्प कहते हैं, और जल्प का ठीक विपरीत जिसे हम लोग ये बोल रहे हैं कि वितंडा, उसे कहते हैं जिसमें कि वह दूसरे के पक्ष में केवल दोषों को ही निकाले और अपना क्या सिद्धांत है ये ना बताए, तो उसे हम क्या कहेंगे, वितंडा। तो इसका ये मतलब है कि जस्ट हमें अपोज कर रहे हैं, हम विदाउट एनी रीजन वी आर जस्ट अपोजिंग द पर्सन विच इज इन फ्रंट ऑफ अस, तो वो वितंडा है। एंड जल्प इज वी आर जस्ट प्रूविंग कि हाँ जो वो बोल रहे हैं या जो हम बोल रहे हैं, वी आर हैविंग सम फैक्ट्स एंड वी आर प्रूविंग कि ये चीज है, दैट इज जल्प। फिर प्रतिज्ञा की बात करें, जब हमें ये सिद्ध करना है, किसी विषय को हमें प्रतिज्ञा ली गई है कि इस चीज को सिद्ध करना है, तो जिस विषय को सिद्ध करना है उसे हम प्रतिज्ञा कहते हैं। फिर स्थापना, उस प्रतिज्ञा का नाम स्थापना है जिससे अपने द्वारा की गई जो प्रतिज्ञा हमने ली है, अब हम उसका एस्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं किसी हेतु के थ्रू, दृष्टांत के थ्रू, उपनय के थ्रू, निगमन के थ्रू, जो भी उपाय है उनसे उसको हमने एस्टैब्लिश करना है। प्रतिष्ठापन का मतलब है उसका काउंटर एस्टैब्लिशमेंट, बिल्कुल उसको जो हम इसके अपोजिट जो एस्टैब्लिश करेंगे उसका नाम है। जैसे विपक्षी प्रतिज्ञा लेगा, मैंने अगर बोला कि मून होता है और सामने वाले ने बोला मून नहीं होता, तो उसकी जो ये स्टेटमेंट है वो प्रतिष्ठापन है, ठीक है। फिर हेतु क्या होता है, उसके रीजंस। अब उपलब्धि के कारण को हम हेतु कहते हैं, इसमें हमें क्या क्या, वह उपलब्धि के कारण क्या क्या हो सकते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, एतिहा और औपमेय, ये चार आपको रीजंस दिए गए हैं जिनसे हमें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, तात्विक ज्ञान की। दृष्टांत होता है जैसे कोई इंस्टेंस जो हुआ गया है जिसमें मूर्ख और विद्वान दोनों जो व्यक्ति है सही प्रकार से जब उस विषय को समझ जाए उसे हम दृष्टांत कहते हैं। उत्तर, अब हम जो आंसर करेंगे, हेतु के समान धर्म द्वारा उपदेश होने पर विपरीत धर्म तथा हेतु के विपरीत धर्म द्वारा उपदेश होने पर समान धर्म का कथन उत्तर है। कि जो मतलब रिजॉइंडर है, मतलब क्या कि मैंने जो हेतु जो लिया है, जो रीजन लिया है, उसके समान धर्म का उपदेश दे सकती हूँ कि लाइक ये चीज ये है, तो वो उसका आंसर हो गया, उस उत्तर की प्राप्ति हो गई। और अगर सामने वाला अपने फेवर में कोई आंसर दे रहा है तो दैट इज ऑल्सो उत्तर, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है आपका सिद्धांत, ठीक है, जिसमें हम थ्योरी का यूज कर रहे हैं, जिसको हम सिद्धांत को क्या बोलेंगे, जो बहुत सारे परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्षा कर ली गई है और हेतुओं के द्वारा वो सिद्ध है, एक पर्टिकुलर निर्णय लिया गया, एक डेमोन्स्ट्रेटेड ट्रूथ है कि हाँ ये चीज थ्योरी है ऑलरेडी। चार तरीके के आते हैं, अपने पदार्थ में पढ़े होंगे, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अव्युपगम। ये चार सिद्धांतों का वर्णन वहां मिलता है। शब्द वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, शब्द के भी भेद पे क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। फिर आते हैं प्रत्यक्ष, जिस विषय को हम आत्मा और ज्ञान इंद्रियों द्वारा स्वयं जान सकते हैं उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, और युक्ति की अपेक्षा रखने वाले को हम अनुमान कहते हैं। इतिहास जो होता है दैट इज ट्रेडिशन, वेद आदि जो आप जन पुरुषों द्वारा कह दिया गया, जो उपदेश दे दिया गया है उसे हम इतिहास कहते हैं। उपमान की बात करें, जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु जो दिख ही नहीं रही है उसके जैसे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जो दूसरी वस्तु के सादृश बताकर हम उस ज्ञान को फॉर्म कर रहे हैं वहां पर कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। फिर आते हैं संशय, दैट इज डाउट, संदेह के लक्षणों से युक्त जो विषय है उसे हम निश्चय ना होने के कारण संशय कहते हैं। प्रयोजन मतलब ऑब्जेक्ट, प्रयोजन वह है जिसकी सिद्धि के लिए कार्य का प्रारंभ किया गया है। स्वाभिचार होता है एक ऐसी स्टेटमेंट देना जिसको हम खुद ही नहीं टिक पा रहे, जो अपनी बात पर स्थिर ना रहे, दैट इज स्वाभिचार, दैट इज अनसर्टेन स्टेटमेंट। फिर जिज्ञासा, इंक्वायरी करना, किसी विषय को जो हम लोग बोलते हैं हम इंक्वायर कर रहे हैं, परीक्षा कर रहे हैं, उसे हम इंक्वायरी बोलते हैं। व्यवसाय डिसीजन, कि ये निश्चय इसी का नाम है, ये चीज यही है, दैट इज निश्चय का नाम इज व्यवसाय। अर्थ की प्राप्ति है, जैसे कि हमने अर्थ प्राप्ति उसे कहते हैं जब एक वाक्य वाक्यांश के प्रयोग से उस अर्थ की प्राप्ति हो, हमने एक स्टेटमेंट दिया उससे हमें उसका मीनिंग मिल रहा है, साथ ही एक ऐसा अनुक्त अर्थ की भी प्राप्ति हो जाती है जिसके बारे में हमें नहीं पता। संभवता क्या होती है, जो वस्तु जहां से उत्पन्न हुई है वह है उसका संभव है, दैट इज सोर्स ऑफ ऑरिजिन। अनुज्ञ्य क्या होते हैं, क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट, कि आपने कुछ बोला मैंने उस पर क्वेश्चन वापस से पूछा, जो वाक्य दोष से युक्त होता है या सामान्य रूप से कहे गए अर्थों में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए फिर जिस वाक्य का प्रयोग किया गया, दैट इज अनुज्ञ्य। फिर अनुज्ञ्य का क्या मतलब है, दैट इज अनक्वेश्चनेबल स्टेटमेंट, कि कुछ बोल दिया उस पर कोई क्वेश्चन वापस से विपरीत उसके क्रिएट नहीं हो पा रहा। फिर अनुयोग, अनुयोग उसे को कहते हैं जो तद्विद्यो या तद्विद्यो के साथ ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन की परीक्षा के लिए जो तंत्र का प्रयोग करा गया है। एक प्रकरण में प्रश्न हो सकता है, आंशिक प्रश्न हो सकता है जिस पर चर्चा की जा सकती है, दैट इज क्वेश्चन जो हम फुल नॉलेज के साथ पूछ रहे हैं। प्रत्यनुग होता है जो उसके अपोज में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, दैट इज काउंटर क्वेश्चन। वाक्य दोष का मतलब है किसी के स्टेटमेंट में हमने कोई
वाक्य में दोष निकाला जो किसी अर्थ में न्यून है, अधिक है, अनर्थक है, अपर्थक है, जिसका विरोध हो सकता है, दैट इज वाक्य दोष। वाक्य प्रशंसा का मतलब है, उसे कहते हैं जिस वाक्य में जिस अर्थ में प्रयुक्त हो उस अर्थ के निर्वाह में उससे न पूर्वक न्यूनतम दोष हो, न उसमें अधिकतम दोष हो, न अर्थ से वो अर्थ से पूर्ण हो, साथ में अपर्थक दोष रहित हो, विरुद्ध दोष ना हो, जिससे पदों का अर्थ मतलब बिल्कुल क्लियर हो। इन शॉर्ट जो जिस तरीके से हमें चाहिए वैसे ही। छल जो होता है उसका मतलब क्या है, उसको कहते हैं जिस वाक्य में पूर्ण रूप से धूर्तता हो, अर्थाभास हो और वाक जाल मात्र हो। लाइक वाक छल भी हो सकता है और सामान्य छल भी हो सकता है कि जो हमने जो वाक्य बोला है उसके अंदर कुछ ना कुछ जो हमें लग रहा है कि गलत है, दैट इज छल। ठीक है। छल का जो तात्पर्य होता है वो धोखा देना होता है। जिस अर्थ में वाक्यों का प्रयोग किया गया है और वो मतलब उसके जस्ट विपरीत अर्थ निकल जाए, हमने बोला क्या उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, फिर उस पर तर्क वितर्क हो सकते हैं, फिर उसको हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट इज छल। और वो वाक्छल और सामान्य छल दो प्रकार का होता है। हेतु क्या होता है, हेतु के प्रकार बताए गए हैं, वो तीन प्रकार का है, प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण्य सम। हमने हेतु क्या बोला था, हेतु हमने रीजन बोला था, ठीक है, कि किस रीजन की वजह से वो चीज हो रही है, दैट इज हेतु। और जो हमारा दूसरे व्यक्ति को हमने ऐसे अहेतु दिए हैं, मतलब जो हेतु ना हो लेकिन हेतु की तरह लगे, इसे हम हेतु आभास भी कहते हैं, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ वो हेतु है लेकिन वो हेतु है नहीं, तो उसे हम अहेतु कहते हैं। और इसके प्रकरण सम, संशय सम और वर्ण्य सम तीन तरीके के वो दिए गए हैं, टाइप्स दिए गए हैं। फिर जिस वाक्य अंश में को पहले कहना चाहिए था या उसको यदि बाद में कहा जाए तो उसको हम अतीत काल बोल देते हैं, डिलेड स्टेटमेंट बोलते हैं कि पहले बोलनी थी लेकिन अब बोल रहे हैं। फिर आते हैं उपलम, जिसका मतलब कि वाद प्रतिवादी द्वारा दिए गए हेतु में एक दूसरे को दोष को बतलाना उपलम में, जैसे कि आपने कुछ कहा मैंने कुछ कहा, उसमें एक दूसरे के पॉइंट आउट करना उसके डिफेक्ट्स। परिहार जो होता है इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, उस हेतु के दोषयुक्त वचनों को दूर करने के लिए जो तर्क उपस्थित किया गया है उस तर्क समूह को हम परिहार कहते हैं। कि जो अब हेतु दिया गया उसमें अपने दोष निकाले अपने वचनों द्वारा, तो अब उसका फिर से कोई रीजन या कंक्लूजन देना, उसको परिहार कहेंगे। प्रतिज्ञा हानि क्या होते हैं, जो पहले प्रतिज्ञा ली गई थी उसको प्रशस्त ना होने के कारण उसको त्याग करना, प्रतिज्ञा हानि हो गया। फिर अभ्यनुजन्य मतलब होता क्या है, अभ्यनुज्ञ। अभ्यनुज्ञा का मतलब क्या होता है, इष्ट एवं अनिष्ट दोनों को स्वीकार कर लेना, जो एडमिशन ऑफ आर्ग्यूमेंट है कि ये रीजंस भी हो सकते हैं और अपोज वाले को भी हम स्वीकार करें तो अभ्यनुज्ञा है। हेतुआंतर क्या होता है, प्रकृत हेतु ना कहकर भिन्न विकृत हेतु कहना, इस हेतुआंतर। इम्परफेक्ट रीजन जब दे रहे हैं, जो हेतु प्राकृत जो होना चाहिए था उसके अलावा कोई और हेतु देना, वो हेतुआंतर है। अर्थ अंतर क्या होता है, एक निश्चित विषय के संबंध में ना कहकर अन्य विषय के, मतलब कोई डिबेट चल रहा है किसी रेलेवेंट टॉपिक पे, डिस्कशन चल रहा है कि मून पे अगर हम लोग कोई ग्रेविटी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं और सीधा मार्स पे पहुंच गए किसी और प्लैनेट पे, तो दैट इज अर्थ अंतर। फिर आते हैं निग्रह स्थान, पराजय की प्राप्ति, अब जो हार हो गई है डिफीट, दैट इज निग्रह स्थान। फिर आते हैं दशविध परीक्षे भाव, इस पे क्वेश्चन आते हैं कारण करण कार्य योनि, कार्य कार्यफल अनुबंध, देश काल प्रवृत्ति और उपाय। ये 10 तरीके के आपको परीक्षे भाव पूछे जाते हैं और इसके लास्ट ही है टॉपिक इस चैप्टर का। तो इसमें क्या होता है, जो कारण है चिकित्सा जो करता है उसे हम कारण कहते हैं, उसी को हेतु भी कहते हैं कर्ता भी कहते हैं। जैसे जो डॉक्टर है उसे हमने कारण कहा, और कार्य प्राप्ति के लिए जो चिकित्सा के अवसर पर वैद्य स्वयं क्या हो गया यहाँ पे, कारण। कारण क्या है, जिस साधनों के द्वारा वो चिकित्सा कर रहा है, तो कार्य की सिद्धि के लिए जो प्रयत्न कर रहा है, जो साधन ले रहा है, जो पदार्थ ले रहा है, जो द्रव्य ले रहा है, वो उसकी, जैसे कि यहाँ पे औषध इसका एग्जाम्पल हो सकता है, तो वो उसके लिए कारण हो गया। कार्य योनि क्या है, जो वस्तु कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं विकार को प्राप्त होकर स्वयं कार्य रूप में परिणत हो जाती है, उसे हम कार्य योनि कहते हैं। जैसे कि धातु की विषमता को कार्य योनि कहेंगे, जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे धातु विषम हो चुकी है, खुद वो क्या हो चुकी है, स्वयं कार्य रूप को प्राप्त हो चुकी है, अब वो कार्य योनि है। कार्य क्या है, जिसकी अभिनिवृत्ति करके कर्ता प्रवृत्त होता है, उसे हम कार्य कहते हैं। जैसे विषम धातु को कर्ता क्या करेगा, साम्य अवस्था में लाएगा, तो वो उसका कार्य हो गया। कार्यफल क्या, जिसका प्रयोजन के लिए कार्य किया जाता है, अब उस किस काम के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ पे वो कार्य कर रहे हैं, तो दैट इज कार्यफल। अनुबंध क्या है, जो कार्य से संबंधित अब उसे फल मिलेंगे, शुभ या अशुभ भाव का कारण करने के बाद जो मिलेंगे, कार्यकर्ता को निश्चित रूप से बांधे रखता है, उसे हम अनुबंध कहते हैं। सुख प्राप्ति अगर उसे होगी तो उसमें आयु का लाभ होगा, तो उसके तत्पश्चात जो कर्म करने से मिलेगा, दैट इज आयु लाभ, तो यहाँ पे वो अनुबंध है। देश क्या है, जिस द्रव्य मात्र का जो आधार है, रोग या चिकित्सा उपयोगी जो द्रव्य मात्र है जहां पर है, जैसे उसकी भूमि कैसी है, भूमि आतुर देश, ये सब क्या कहलाएंगे, उसके लिए देश। काल परिणाम का नाम ही काल है, जैसे संवत्सर या आतुर अवस्था को हम काल कहेंगे। प्रवृत्ति, किसी कार्य को करने के लिए जो चेष्टा
उसने करी, उसे हम प्रवृत्ति कहेंगे। क्रिया, कर्म, यत्न, जो भी उसने कार्य करा। चिकित्सा रूप यहाँ पे जो कर्म है, वो जो कार्य कर रहा है चिकित्सा के रूप में, दैट इज प्रवृत्ति। उपाय के कारण आदि तीनों का सुअष्टव और अभिविधान का उचित रूप से होना, कार्यफल तथा अनुबंध को छोड़कर कार्यों का होना उपाय कहा जाता है। जैसे कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, वेद आदि में उत्तम प्रकार के कार्य करने की लगन उत्पन्न होना ही उसका उपाय है। कि जो वैद्य है उसका सौष्ठव मतलब उसका क्या है, उसका मेनली रीजन क्या है कि वो अच्छा, उसकी जो लगन उसमें लगी हुई है कि वैद्य आदि उसे कर्म करने हैं, लेकिन वो बेस्ट करना है, दैट इज उपाय। कि जो भी कारण उसे अनुबंध को छोड़कर कार्यों का करना है। नेक्स्ट जो आता है आपका यहाँ पर, ज्ञानवान पुरुष की परीक्षा के साधन बताए गए प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर 10वीं परीक्षा क्या है, प्रकृति, विकृति, सार, संघारण, प्रमाण, साथ में सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और व्यय। तो आपको क्या लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको पूछा जाता है, जैसे प्रकृति से लॉन्ग आ गया, कफश प्रकृति में क्या क्या देखने को मिलता है, स्नेक, शैलक्ष, मृदु, मधुर, सार, ये सांद्र ऐसी होती है। फिर ऐसी विकृति पूछ लेंगे, क्वेश्चन लॉन्ग बनते हैं सार से। आपको पहले सारी प्रकृति के लक्षण आपको पता होने चाहिए, फिर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यहाँ से सार परीक्षा, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो अक्सार, रक्सार, मांसार, मेदसार, अस्थिसार, मज्जासार, शुक्रसार और सत्वसार, ये पूछते हैं इनके, जैसे ऐसे पूछेंगे सारे सार लिख देंगे, उसके लक्षण बताओ। तो अक्सर पुरुष के क्या लक्षण होंगे, स्नेक, शालक्षण, मृदु, प्रसन्न, सूक्ष्म, अल्प, गंभीर दिखेगा, सुकुमार होगा। तो इस तरीके से आपको सबके याद होना चाहिए। रक्सार होगा तो उसके कैसे लक्षण होंगे, और आपका मास सार है तो उसके कैसे लक्षण होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सारे सार से क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे ऐसा आ जाएगा जितनी भी प्रकृति है उनके लक्षण, या ऐसे लिखेंगे सार परीक्षा को समझाते हुए पुरुषों के लक्षण को, उत्पन्न लक्षणों को एक्सप्लेन करें। जैसे अगर कोई अस्थि सार वाला पुरुष है तो उसके क्या लक्षण होंगे, कि अस्थि सार वाला जो पुरुष है उसकी एड़ी हो गई, जानु हो गई, इनके अंदर जैसे मुट्ठी अगर हम बात करें, जत्रु की बात करें, सिर की बात करें, शरीर की गांठों की बात करें, नक की बात करें, दंत की बात करें, वो सारे मोटे होते हैं। इस प्रकार के जो पुरुष होते हैं उसको हम अस्थिसार पुरुष कहते हैं, और ये अधिक कार्य करने वाले होते हैं, कष्ट को सहने वाले होते हैं और दृढ़ शरीर वाले होते हैं। अगर हम मज्जासार पुरुष की बात करें तो वो बलवान होते हैं, उनके शरीर का जो वर्ण और स्वर है वो कैसे होंगे, कोमल होंगे, चिकने होंगे, साथ में इनके अंदर जो सारी संधियां वो मोटी होंगी, लंबी होंगी, गोलाकार होंगी। तो इस तरीके के पुरुष जो होंगे वो दीर्घायु और बलवान वाले होंगे, तो इनको हम मज्जासार पुरुष कहते हैं। तो आपको ऐसी सत्वसार पुरुष पता होना चाहिए, किसे कहेंगे, ऐसे पुरुष जो भक्ति से संपन्न हो, स्मरण शक्ति से युक्त हो, बुद्धिमान हो, पवित्र हो, अधिक उत्साह वाले हो, धीर हो, लड़ाई में पराक्रम पूर्वक युद्ध करते हो, और ऐसे पुरुषों को जिसमें बिल्कुल भी विषदता नहीं देखने को मिलती है, विषाद नहीं होते हैं, इस तरीके के पुरुष हम, जो बुद्धि और चेष्टाएं गंभीर वाले होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सत्वसार पुरुष कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है। फिर ऐसे प्रमाण परीक्षा पूछ सकते हैं कि उच्छेद, विस्तार, आयाम और परिणाम से हम पता करते हैं। जैसे बात की बात करें तो ऊंचाई के अकॉर्डिंग वो 4 अंगुल होना चाहिए, विस्तार के अकॉर्डिंग 6, आयाम 14 उसका। इस तरीके से आप एक बार इसे देख सकते हो। फिर यहाँ से आपसे साथ में पूछ सकते हैं, जो पदार्थ हम निरंतर सेवन करने के बाद हमारी प्रकृति के अनुकूल हो जाते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं, हम उसके लिए हितकर हो जाते हैं, तो वो हमें साथ में कहलाते हैं। सत्व की बात करें, सत्व का अर्थ मन से लिया गया है, इसमें प्रवर, मध्यम और अवर सत्व हो सकते हैं। आहार शक्ति का परीक्षा कैसे की जाती है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। अव्यवहरण शक्ति हो सकती है, या फिर जरण शक्ति, कितनी देर में खाना डाइजेस्ट हो रहा है। व्यायाम शक्ति की अगर बात करें तो उसकी परीक्षा कैसे की जा सकती है, ये पूछा जा सकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हम लोगों को व्यायाम शक्ति के बारे में पता चल सकता है। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्यायाम शक्ति की परीक्षा कैसे होती है। तो कोई भी कार्य करने से उसका हमें अनुमान लगता है। शरीर में उत्तम, मध्यम, हीन के 3 प्रकार के बल हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके कार्य के अनुसार जिस तरीके से हम कर रहे हैं उससे हमें पता चलता है व्यायाम शक्ति के बारे में। व्यय शक्ति जैसे कि बाल, मध्य और जीन, इस तरीके से व्यय परीक्षा होती है, जिसे एज की परीक्षा बोलते हैं। और व्यय का परिमाण भी पूछ सकते हैं कि जो व्यय है उसका क्या परिमाण हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको व्यय परीक्षा लिख कर आनी है, फिर व्यय का परिमाण लिख कर आना है। तो जो व्यय का परिमाण है दैट इज व्यय होता है, उसका जो प्रमाण होता है वो काल प्रमाण के विशेष की अपेक्षा रखने वाला होता है। जैसे कि स्थूल रूप से भेद करें तो वो बाल भी हो सकता है, मध्य भी हो सकता है, जीर्ण भी हो सकता है। इस तरीके का उसके ये अवस्थाओं के अनुसार होता है कि बाल अवस्था है कि कौन सी अवस्था है, मध्य अवस्था है कि जीर्ण अवस्था है। प्रमाण की बात करें तो 100 साल तक हो सकते हैं। अगर स्पैन ऑफ आयु हम देखते हैं मेनली, अब तो अगर हम देखें व्यय का प्रमाण तो वो 60-70 ईयर्स ही है। तो स्पैन ऑफ आयु से हमें पता चलता है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि परीक्षा का क्या प्रयोजन है। इसमें एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि परीक्षा प्रयोजन एक्सप्लेन करने को, प्रयोजन की अगर हम बात करें तो परीक्षा का प्रयोजन क्या है, प्रतिपत्ति ज्ञान होना। ठीक है, वो ही परीक्षा का प्रयोजन है कि जिस रोग का जिस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में उसके बताए गए फॉर्मेशन, उत्पत्ति बताई गई है, उसके लक्षण बताए गए हैं,
उसके बाद उसको किस प्रकार के शास्त्रों में उसकी अवस्था बताई गई है, उसकी चिकित्सा किस प्रकार करनी है, उसी प्रकार के ज्ञान को हम प्रतिपत्ति कहते हैं। और ये दशविध परीक्षा भावों के द्वारा जो हमने पढ़े हैं उत्पन्न होता है, उसमें इस चैप्टर में जो हमने पढ़ लिया वही परीक्षा का पर्पज है, प्रयोजन है कि हमें सारे रोगों से मुक्ति मिल पाए। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और ये चैप्टर्स जितने 8 चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट सारा कुछ मैंने इस विमानिस्तान का अच्छे से कवर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज, और डू mention it in the comment section. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for further videos.